नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्रिएशन क्लास यानी कि जेबी इंस्टीट्यूट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं और आपके बहुत ढेर सारे आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। तो फ्रेंड्स, हम बिना देर किए हुए ही शुरू करते हैं सेंटेंस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेंटेंस, जो हमने आपसे बतलाया था कि सेंटेंस क्या है, यानी कि वाक्य क्या है। तो आज हम देखेंगे वाक्य के बारे में। तो हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है और आप सबको भी पता है कि आपका समय कितना मूल्यवान है, आप सबके लिए और हमारे लिए भी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सेंटेंस। वी यूज लैंग्वेज टू एक्सचेंज मैसेज, यानी कि वी यूज लैंग्वेज टू एक्सचेंज मैसेज विद अदर्स। एवरी लैंग्वेज प्रोवाइड द यूजेज ऑफ कलेक्शन वर्ड्स टू कम्युनिकेट सच कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट मैसेज इज नोन एज सेंटेंस। हम कह सकते हैं कि संदेश के आदान प्रदान के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। हर भाषा में बोलने अथवा लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों के समूह जिनके भाव पूरे हों उनको हम सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वाक्य कहते हैं। उनको हम वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके आगे थोड़ा सा और आपको बतला देते हैं कि इन ए सेंटेंस वी कैन मेंशन एनी पर्सन। हम क्या कहते हैं कि इन ए सेंटेंस वी कैन मेंशन एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड ए डिस्क्रिप्शन सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हैं और उसके संबंध में कुछ वर्णन करते हैं। क्या करते हैं कि जो सेंटेंस है उसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हैं और उसके संबंध में कुछ वर्णन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस और क्या है उसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं और उसको हम बड़ा करते हैं, विस्तार में लेते हैं कि हम या उसकी एक डिफिनेशन और दे सकते हैं। अभी तो मैंने आपको जो डिफिनेशन दी वो डिफिनेशन थी ही, तो मैं छोटी सी डिफिनेशन आपको एक देता हूँ कि जनरली वी यूज़ वर्ड्स इन ए ग्रुप्स। क्या? जनरली वी यूज़ वर्ड्स इन ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि ऐसे शब्दों के समूह जो हमको एक अच्छा यानी कि एक जो सकारात्मक अर्थ प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। फ्रेंड्स, तो काइंड्स ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम आपको बतलाएंगे। पहले हम पैटर्न्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से होती है। क्या? हिंदी में हमारी वाक्य रचना निम्नवत होती है। हमारी हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से होती है। वो कैसे? कि किसी जैसे कि देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया है? सब्जेक्ट दिया है आपको, और कर्म दिया है, और क्रिया दिया है। फिर जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि झंकार खाना खा रहा है। क्या फ्रेंड्स? झंकार खाना खा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें झंकार के द्वारा कोई कार्य किया जाता है। जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और जो कार्य उसके द्वारा किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कर्म कहलाता है। जो कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो हमारा कर्म कहलाता है। क्या? यानी कि ऑब्जेक्ट कहलाता है। और उसके क्रिया करने की विधि वो कार्य कर रहा है, जो कर रहा है उसकी क्रिया क्या है? वो हमारी क्या कहलाती है? हमारी वर्ब कहलाती है। फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा? झंकार खाना खा रहा है, इसमें झंकार हमारा सब्जेक्ट हो गया। झंकार के द्वारा क्रिया हो रही है तो वो हमारी वर्ब हो गई। वो क्या हो रही है? खाए जाने की क्रिया हो रही है। क्या? खाए जाने की क्रिया हो रही है। क्या खाए जाने की क्रिया हो रही है? खाने को खाए जाने की क्रिया हो रही है। यहाँ पे हमारा खाना कर्म हो गया और खाया जाना उसका हमारी क्रिया हो गई। तो यहाँ पे हिंदी में वाक्य रचना इस प्रकार से होती है। बट हम देखते हैं कि हमारी इंग्लिश में किस तरीके से वाक्य रचना होती है। यानी कि इंग्लिश में हम देखते हैं कि हमारी वाक्य रचना किस तरीके से होती है। हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको बतलाते हैं कि इस तरीके से देखिए, पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश वो कैसे? देखिए, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, और क्रिया यानी कि वर्ब, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? जैसे झंकार इज़ ईटिंग द फूड, हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसका इंग्लिश में परिवर्तन कर रहे हैं। हिंदी में वाक्य रचना इस तरीके से और हम अंग्रेजी में वाक्य रचना को इस तरीके से कर रहे हैं। क्या? देखिए कि झंकार इज़ ईटिंग द फूड। अब देखते हैं झंकार क्या है यहाँ पे? झंकार यहाँ पे है, सब्जेक्ट हमारा है झंकार। ठीक है, और क्रिया क्या है? इज़ ईटिंग। उसकी खाया जाने की क्रिया हमारी क्या है? ये खाया जाने की क्रिया हमारी हो गई ईटिंग। ठीक है ना, तो ईट किया जा रहा है, उसके द्वारा खाने को ईट किया जा रहा है। अब खाने को ईट किया नहीं कि जो हमारा खाना है वो हमारा क्या जाएगा? कर्म कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो झंकार इज़ ईटिंग द फूड। हम इसके बारे में आगे विस्तार से और बताएंगे। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे अभी एक जो शब्द यूज़ किया सब्जेक्ट, हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, हमने सब्जेक्ट यूज़ किया। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने आपको डिफिनेशन दी है सब्जेक्ट की, द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हु। व्हाट, अपने समझे तो इस तरीके से समझिए ना, क्या दिक्कत क्या है, हम बतला रहे हैं ना, परेशान ना होइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बिना किसी झिझक के हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। हम यहाँ पे इंग्लिश के चैप्टर को पूरा समाप्त, ग्रामर को समाप्त करने के बाद आपके लिए नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सब्जेक्ट देखते हैं, द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन। व्हाट, द सब्जेक्ट्स आंसर द क्वेश्चन हु, यानी कि हिंदी में वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का, हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने, क्या कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कर्ता कहलाते हैं, हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या है, हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाला शब्द कर्ता कहलाता है, क्या कर्ता कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें हमने एक और चीज़ यूज़ किया था, वो हमारा क्या था, वर्ब था। क्या था, वर्ब। तो वर्ब क्या है फ्रेंड्स, वर्ब टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि कार्य का करना होना या क्रिया कहलाती है, कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। यानी कि जो क्रिया है वो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में हमको कुछ बतलाती है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ दर्शाती है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। ठीक है, तो कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ठीक है, वर्ब टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। फ्रेंड्स ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको, क्योंकि इतना टफ तो हम बता नहीं रहे आपको, हम इजी वे में आपको ले चल रहे हैं। ठीक है ना, हम स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी पे आप जैसे आपको छत पे चढ़ना होता है तो आप ऐसा तो नहीं करते हैं कि पहले आप पहली सीढ़ी पे पैर रखे और धड़ाक से छत पे आप पहुंच गए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, आप सीढ़ी यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ेंगे, उसके बाद आराम से आप छत पे पहुंच जाएंगे। आपको अगर लैंड करना हुआ, छत से उतरना हुआ, तो भी आप क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उतरते हैं, तो आप उतर के आराम से नीचे आ जाते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप वैसे डायरेक्ट ही कूदेंगे, आप कहिए कि नीचे से हम ऊपर पहुंच जाएं तो आपको चोट लग सकती है, और ऊपर से कहिए तो आप नीचे डायरेक्ट ज़मीन पे आ जाएं तो पॉसिबल नहीं है, आपको चोट लग जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसमें भी है, स्टडी आप कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप अगर समझ में आता है तो ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है कि बीच में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि बीच में जो चीज़ें छूट जाती हैं वो हमें समस्या प्रदान करती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कहा जाता है अधूरा ज्ञान जहर समान, तो फ्रेंड्स वो कैंसर का कारण भी बन सकता है। हालांकि वो लाइफ के कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एजुकेशन के कैंसर की बात कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट एक यूज किया था। तो ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म। मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट और whom। ठीक है, तो द सब्जेक्ट आंसर द व्हाट और whom। ठीक है, हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने, देखिएगा फ्रेंड्स आप इसको नोट आउट भी कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं कि क्या या किसने का उत्तर देने वाले, उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं। क्या कर्म कहलाते हैं। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे कर्म कहलाते हैं। फ्रेंड्स तो आगे चलते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या हैं, तो हम देखते हैं हमारे सेंटेंस के भाग क्या हैं, प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे कि ईच सेंटेंस हैज़ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड उससे और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सो एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। यानी कि हमें सेंटेंस बनाने के लिए दो भागों की आवश्यकता होती है, एक सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की। ठीक है, एक विधेय की और एक कर्ता की। तो विधेय क्या है और सब्जेक्ट क्या है, हम आपको बतलाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और हमारा विधेय क्या है, प्रेडिकेट क्या है, यानी कर्ता और विधेय क्या है, हम आपको दिखाते हैं। सब्जेक्ट के बारे में देखिए, ए पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नोन एज सब्जेक्ट। यानी कि देखिए, ए पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नोन एज सब्जेक्ट। ठीक है, एक व्यक्ति या वस्तु, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो किसी के बारे में कुछ कह रही है, दर्शा रही है, वो हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट होती है। ठीक है, हमारा कर्ता होता है, जो जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, ठीक है, वो कर्ता कहलाता है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है। वाक्य का वह भाग जिसमें व्यक्ति
किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है। फ्रेंड्स तो आप इजी वे में चलते हैं, आप परेशान ना होइए। हमने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको हम ग्रामर के जी से आपको आर पर ले जाकर छोड़ेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं फ्रेंड्स, आप इसमें डरने की बात नहीं। हमने जो कहा है हम आपको वो करके दिखाएंगे और आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे हमारा जो प्रेडिकेट क्या है, हमारा विधेय क्या है, विधेय के बारे में देखते हैं। विधेय व्हाट इज द प्रेडिकेट, समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे, वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे विधेय कहलाता है। हम उसको एग्जाम्पल लेके आपको बतलाते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, इसके ज़रिए कि आपको समझ में आ जाए, आपके माइंड में कोई ऐसी वो क्वेश्चन ना बने कि विधेय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या, सर ने बताया ही नहीं। पता लगा हमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो सर तो बताया ही नहीं, तो हम बताएंगे कैसे। तो फ्रेंड्स परेशान ना होइए, हम है ना, हम है तो क्या गम है। तो फ्रेंड्स ठीक है, देखिए झंकार इज ईटिंग द फूड, क्या? झंकार इज ईटिंग द फूड, यानी कि कह रहा है झंकार इज ईटिंग द फूड। ठीक है, तो यहाँ पे झंकार क्या हो गया है? सब्जेक्ट। अब ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कार्य किया जा रहा है, क्या? यहाँ पे खाना, फूड मीन्स खाना होता है, यहाँ पे खाना क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया, क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ईटिंग इज ईटिंग, यानी कि हमारी क्रिया क्या है? ईट करना, खाने की ईट करना हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, तो यह जो क्रिया की किसके द्वारा जा रही है? ठीक है, हम ध्यान देंगे कि यह क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, तो झंकार के द्वारा की जा रही है। जिसके द्वारा क्रिया की जाएगी वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जो क्रिया की जा रही है, और जो कर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया झंकार, और हमारा प्रेडिकेट हो गया इज ईटिंग द फूड। तो फ्रेंड्स इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या है हमारे पास आगे देखते हैं हम आगे कि जनरली सेंटेंस आर 5 टाइप्स। ठीक है, जनरली सेंटेंस आर 5 टाइप्स, सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? हमारा असर्टिव सेंटेंस। क्या है? पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड हो गया, और फोर्थ हो गया ऑप्टेटिव, एंड लास्ट है फिफ्थ क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो आप डरिए नहीं, हम आपको बतलाते हैं कि क्या है आगे सेंटेंस, हम पाँचों के बारे में बतलाएंगे बारी बारी से, आप बिल्कुल ही चिंता ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं हमारा क्या पहला था फ्रेंड्स, हमारा था असर्टिव सेंटेंस। क्या था? हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम सेंटेंस जो हमारा असर्टिव सेंटेंस यानी कि निश्चयात्मक वाक्य, क्या? निश्चयात्मक वाक्य, हमारा निश्चयात्मक वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। क्या फ्रेंड्स? तो देखिए ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड क्या? असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि हम इसको हिंदी में डिफाइन करते हैं, वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें क्या कहते हैं? साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके 2 प्रकार होते हैं, असर्टिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स, असर्टिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स। वो 2 प्रकार क्या हैं देखते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए ए हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, बी हो गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा क्या हो गया? ए हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और बी हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है दोस्तों? तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे नीचे हम अफर्मेटिव सेंटेंस है सकारात्मक वाक्य। व्हाट फ्रेंड्स? सकारात्मक वाक्य, यानी कि ए सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच शोज अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि वे वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। वे वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि झंकार एक होशियार लड़का है। एग्जांपल में देखिए, झंकार एक होशियार लड़का है। झंकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, झंकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो झंकार के बारे में यहाँ पे सकारात्मक प्रतिरूप दिखाई दे रहा है कि झंकार क्या कर रहा है, उसके बारे में एक सच्चाई बताई जा रही है, झंकार एक बुद्धिमान लड़का है, या क्या है? सकारात्मक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या है। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक जुड़ा है यानी ना ना ना। ठीक है ना, ना ना। ठीक, फिर उसके बाद नहीं।
तो ए सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच शोज डेनियल इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस, यानी कि वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता हो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता हो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं आगे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं, आपको बतलाते हैं एग्जाम्पल में कि सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। अब वहाँ पे क्या था, झंकार एक क्या है, झंकार एक होशियार लड़का है। अब यहाँ पे सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। वहाँ पे झंकार के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बताई जा रही थी, यहाँ पे देखिए झंकार के बारे में निगेटिविटी दर्शाई गई है। सुनील के बारे में यहाँ पे निगेटिविटी दर्शाई गई है, तो क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सुनील इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। अभी परेशान ना होइए कि हमने कैसे कर दिया सुनील इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, इसको भी हम बताएंगे आपको आगे कि इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, इसके रूप को परिवर्तित कैसे किया जाएगा, सब चीज़ें आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाएंगे। बस आपको देरी किस बात की है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सब चीज़ें बारी बारी से पता चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। दूसरा हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हमारा क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन और इंक्वायरीज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वे वाक्य जो प्रश्न या पूछे, क्या प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज प्रकट करें, वे वाक्य जो प्रश्न पूछें या किसी के बारे में खोज करें प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे हमारे क्वेश्चन मार्क से, यानी जो प्रश्नवाचक हमारे शब्द होते हैं हमारे उससे स्टार्ट होते हैं। यानी कि एक हो गया क्या, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हमारा क्या हो गया, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहला स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो देखते हैं, सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में आता है। किसमें फ्रेंड्स, हाँ या ना में आता है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपसे कोई किसी ने पूछा कि क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, किसी ने पूछा आपसे कि क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, तो आप उसका उत्तर कैसे दोगे, दोगे तो ऐसा ही ना भाई कि हाँ या ना, हाँ नहीं सुनील एक ईमानदार लड़का है, या फिर हाँ सुनील एक ईमानदार लड़का है, नहीं सुनील एक ईमानदार लड़का नहीं है, तो आप उसका उत्तर कैसे ही दोगे, ऐसा ही ना दोगे भाई। तो देखो कैसे दोगे, ऐसे दोगे तो फिर क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, हाँ तो ठीक है ना, हाँ या ना में आप जवाब दोगे इसका। दूसरा, इस सुनील एन ऑनेस्ट बॉय, इसका ट्रांसलेशन हो गया इस सुनील एन ऑनेस्ट बॉय, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्रश्नवाचक शब्द था ना, यहाँ पे देखो काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है ना, दिक्कत का है, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द अगर है तो यहाँ पे देखो ना भाई, यहाँ पे नीचवा देखो, ये लिखा गया है इज हेल्पिंग वर्ब है ना, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज लगा है, इससे प्रारंभ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा देखते हैं कि बी हमारा क्या है, सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। हमारा क्या है दूसरा, सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। तो प्रश्नवाचक शब्दों से जो स्टार्ट होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द है इससे जो स्टार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक वो भी तो होता है, तो वो हमारा दूसरा वाला हो जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्दों में देखते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण की खोज की जाती है। क्या, प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। क्या, किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। अब देखो एग्जांपल, तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है, किसी के बारे में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, किसी के बारे में पूछा जा रहा है कि तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है, किसी की खोज की जा रही है कि नहीं की जा रही है, अरे भाई की जा रही है, कह रहा कौन है, कोई तो है, कोई तो होगा। अब आपकी कॉलेज का प्रिंसिपल तो कोई ना होगा, कोई ना कोई तो होगा ना, तो उसी के बारे में पूछ रहा है, बतिया रहा है कि तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है। ठीक है, हु इज योर हेड मास्टर, हु इज योर हु इज योर प्रिंसिपल, हु इज योर हेड मास्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। अब तुम्हारे बारे में पूछ रहा है कि बतियाओगे नहीं, उससे बताओगे ना कि भैया हमारा नाम क्या है, वो पूछेगा आपसे तुम्हारा नाम क्या है, तो बताओगे ना, मेरा नाम रामलाल है, मेरा नाम राम भवर, कुछ भी बताओगे, नरेंद्र है, कुछ भी। ठीक है ना, तो तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा दूसरा क्लियर हो गया। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, तो परेशान ना हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस हमारा क्या, आज्ञा सूचक वाक्य। अब इसको पढ़ने से ही लग रहा है आज्ञा सूचक वाक्य में क्या हो सकता है, आज्ञा, ऑबे। ठीक
ठीक है, आज्ञा के बारे में बतिया रहा है। तो आज्ञा को पढ़ने से ही लग रहा है ना कि आज्ञा कुछ तो होगा इसमें, आज्ञा से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आज्ञा सूचक वाक्य। तो देखते हैं कि ए सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी कि फ्रेंड्स क्या हो गया, देखो मैंने कहा था आज्ञा दिख रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें है। तो कहा है ये देखो आज्ञा, उसके बाद क्या है यहाँ पे सलाह, ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे सुझाव, और क्या है, और देख लो ना भाई यहाँ पे देखो हाई प्रार्थना दिख रहा है, क्या प्रे करना, प्रार्थना। ठीक है, वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि हों क्या आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, यहाँ आइए, यहाँ आइए यानी कि कम हियर, क्या यहाँ आइए यानी कि कम हियर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर कह रहा है कि यहाँ आइए, ऑर्डर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक, ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ आइए। ठीक, तो अगला देखते हैं, कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए, कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए, प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ शट द डोर, यानी कि वो आपसे विनती कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया दरवाज़ा खुला मत छोड़ो, ठंडी है, ठंडी लग जाएगी, हवा आ जाएगी। तो वही कह रहा है कि प्लीज़ शट द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए, तो रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला देखते हैं कि धूम्रपान मत कीजिए, यानी कि डोंट स्मोक, क्या डोंट स्मोक, यानी कि धूम्रपान जान के लिए खतरा है, धूम्रपान जानलेवा होता है। तो यहाँ पे क्या है, डोंट स्मोक यानी कि प्रोहिबिशन, यहाँ पे मनाही है किसी चीज़ को करने की, किसी कार्य को करने की, यहाँ पे मनाही की जा रही है यानी कि प्रोहिबिशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोहिबिशन। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। फ्रेंड्स फोर्थ में आ गए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, और आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम आपको एक एक स्टेप, एक एक चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। फ्रेंड्स तो देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, यानी कामना सूचक वाक्य क्या है। तो ए सेंटेंस विच शोज ए विश, ए ब्लेसिंग और ए प्रेयर इज़ नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, ऐसे में क्या, ऐसे वाक्य में इच्छा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, तो टाइपिंग गलत हो गई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे होगा कि ऐसे वाक्य में इच्छा, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, इसको आप बना लीजिएगा, ऐसे नहीं लिख लीजिएगा, यहाँ पे में होगा। ठीक है, ऐसे वाक्य में इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आज दर्शाते हों कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश या में से प्रारंभ होते हैं, किससे, विश या में से, इसको आप याद कर लीजिएगा। कामना सूचक वाक्य में विश या में से प्रारंभ होते हैं वाक्य। तो हम इसकी आपको हम एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण जिसे कहते हैं, उदाहरण एज एग्जांपल, विश यू ए हैप्पी जर्नी, आपकी सुखद यात्रा हो, यानी आपकी यात्रा सुखद हो। जैसे आप बाहर जाते हैं कहीं पे तो लोग कहते हैं विश यू ए हैप्पी जर्नी। ठीक है, हम आपको आपकी यात्रा के लिए विनती करते हैं कि मतलब आपकी यात्रा सुखद हो। ठीक है, ब्लेसिंग, ब्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग हो गई। और अगला आपका भाग्योदय हो, आपका भाग्य उदय हो, आपके भाग्य का उदय हो, आप अच्छा काम करें, आपका अच्छा नाम हो, आपको नौकरी मिल जाए, आपके भाग्य चमक जाएँ, तो क्या हो गया यहाँ पे ब्लेसिंग हो गई। ठीक है, कहते नहीं विश में बेस्ट लक। ठीक है, हम आपके अच्छे भाग्य की कामना करते हैं, आपका भाग्योदय हो। ठीक है, तो विश में बेस्ट लक। ठीक है, कोई कहीं एग्जाम देने जाता है तो आप क्या कहते हो, बेस्ट ऑफ लक, कहते नहीं बेस्ट ऑफ लक, उसके भाग्य की कामना करते हैं, अच्छे भाग्य की। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश में बेस्ट लक, ठीक, बेस्ट ऑफ लक। भगवान आपको लंबी आयु दे, अब हम ये विश कर रहे हैं। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, विशिंग हो रही है यहाँ पे कि भगवान आपको लंबी आयु दे, विशिंग। ठीक है, भगवान आपको लंबी आयु दे। अगला देखते हैं, भगवान आपकी मदद करें। अब यहाँ से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जा रहे हो कहीं पे, भगवान आपकी मदद करे, आपको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना, आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो तो भगवान उस समय भी आपके साथ हो, आपकी मदद करे। ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, यानी भगवान आपकी मदद करे। तो एक यहाँ पे देखिए नीचे हम एक नोट दे रहे हैं आपको, यहाँ पे नोट दिए हैं ना, हाई नोट देखो, नोट देख लो भाई, देखो में से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य होते हैं, में से प्रारंभ होने वाले वाक्य कामना सूचक वाक्यों यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर देख लो, जो पहला और दूसरा एग्जाम्पल है उसमें फुल स्टॉप हमने लगाया है, और जो में से स्टार्ट और होंगे और इससे जो में से स्टार्ट होंगे वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हाई लगा देंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो होता नहीं है एक्सक्लेमेशन चिन्ह, ठीक, विस्मय आदि बोधक चिन्ह जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन सिंबल। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। व्हाट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय आदि बोधक वाक्य, विस्मय
अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है विस्मयादि बोधक, यानी विस्मय कह रहा है, विस्मय, संशय, शंका में पड़ा होना, ठीक है, विस्मयादि बोधक। तो यहीं से आप पहचान लो ना भाई कि विस्मयादि बोधक कह रहा है तो कुछ बात है यहाँ पे, विस्मय, ठीक है। तो देखते हैं कि सेंटेंस विच शोज ए मेंटल, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी, देखते हैं। हाँ, ए सेंटेंस विच शोज मेंटल पैशंस थॉट्स सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ए सेंटेंस विच शोज मेंटल पैशन थॉट्स सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, वाक्य जो अचानक हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्यों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। क्या? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, जब आप बहुत खुशी होते हो तो क्या कहते हो? वाह 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 वाह, ठीक है ना, कहते नहीं हो कि वाह वाह हमारी टीम ने मैच जीत लिया। आप खुशी में झूम उठते हो, आपको बहुत ही मज़ा आ जाता है, ठीक है, कहा जाता है आपको बहुत ही मज़ा आ जाता है। भाई देखो ना, मज़ा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, जब वाह वाह जहाँ हमको दिख जाए, बच्चा, बालक, फ्रेंड्स, देखो जहाँ कहीं भी हमको ये वाह वाह दिखे, हाई देखो ये वाह वाह दिखे, वहाँ पे हम तुरंत हुर्रा का प्रयोग कर देंगे। क्या? हुर्रा का प्रयोग कर देंगे। क्या? वाह वाह हमारी टीम ने मैच जीत लिया, तो हुर्रा आवर टीम हैज़ वन द मैच। बट एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, जहाँ कहीं भी हमारा एक्सक्लेमेशन का जो ये आएगा, जो हमारी ये विस्मय की जो वाक्य शब्द का प्रयोग होगा है, जिसे हुर्रा का प्रयोग किया है हमने, तो हुर्रा के तुरंत ही बाद हम एक्सक्लेमेशन सिंबल लगाएंगे। अगर अंत में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो हुर्रा आवर टीम हैज़ वन द मैच, ठीक है। दूसरा देखो, ओह अनिल यहाँ है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपको अचानक ही दिख गया, हम तुमको कहाँ ढूंढ रहे थे, ओह हो तुम यहाँ बैठा हो, मतलब जैसे अभी देखो, ओ अनिल यहाँ है, आप आए और ढूंढते ढूंढते उसको वहाँ पाए, बोल रहे हो कि ओह अनिल इज हियर, ओह अनिल यहाँ बैठा है, यानी यहाँ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अभी हमारा एक्सक्लेमेशन हो गया, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक पार्ट हो गया। और उसके बाद देखते हैं कि उड़ीसा, ओह उड़ीसा में कई लोग मरे। का? उड़ीसा में कई लोग मरे। तो काहे टेंशन ले रहे हो, हम बता ही रहे हैं ना कि एलॉस, जब दुखदाई घटना हो, किसी प्रकार की घटना घटित होती है, कोई दुख या तकलीफ़ को व्यक्त करना होता है, तो सौरव व्यक्त करना हो, तो हम क्या करते हैं कि एलॉस, हाई एलॉस का प्रयोग करते हैं कि एलॉस मैनी पीपुल डाइड इन उड़ीसा, ठीक है फ्रेंड्स। तो खुशी के लिए क्या हो गया, खुशी के लिए हो गया हुर्रा, और अचानक एकाएक के लिए क्या हो गया, ओह का प्रयोग हो गया। अब यहाँ पे अब दुख या तकलीफ़ के लिए हो गया एलॉस का प्रयोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो एलॉस का प्रयोग, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या कि अब यहाँ पे एक नोट हमने दिया है ब्लैक कलर में। देखिए नोट हमने क्या दिया है कि देखिए व्हाट तथा हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयादि बोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ये नोट में देखो, नोट क्या दिया है हमने, ठीक है। इस नोट में देखिए आपको क्या मैंने दिया है कि व्हाट तथा हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयादि बोधक वाक्य बनाए जाते हैं। वो कैसे? ऐसे वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया के बाद में, ऐसे वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया, यहाँ पे देखो भैया, सहायक क्रिया या क्रिया के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो हम आगे और देखते हैं, एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो आप कहेंगे सर जी तो बताया है, ये नहीं पता नहीं कार नोट में देके चले गए। व्हाट तथा हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयादि बोधक वाक्य बनाए जाते हैं। तो हम बता रहे हैं ना भैया, कहीं परेशान हो। तो देखो एग्जाम्पल में, झंकार कितना अच्छा लड़का है। क्या? झंकार कितना अच्छा लड़का है। क्या? झंकार कितना। अब आप सोच रहे सर जी करें झंकार ही बार बार नाम ले रहे हैं। झंकार इजी वे में ऐसे लिख दिया है हर जगह, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, किसी का नाम ले सकते हो, ठीक है। तो झंकार कितना अच्छा लड़का है, ठीक है। व्हाट ए गुड बॉय झंकार इज। अब यहाँ पे देखो जो हेल्पिंग वर्ब हमारी थी, हेल्पिंग वर्ब हमारी पीछे चली गई है, और हमारा जो प्रश्नवाचक यहाँ पे है व्हाट, यानी कि कितना, क्या, ठीक है। तो व्हाट ए गुड बॉय झंकार इज़, तो जैसे हमारा वाक्य ख़त्म हुआ, हम क्या किए हैं, एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा दिए हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे लगेगा, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि वे कितना धीरे चल रहे हैं। हमने क्या कहा था, व्हाट तथा हाउ, तो व्हाट का प्रयोग किया था मैंने, और हाउ का, तो हाउ में देख लेते हैं, हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग। क्या? हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग, ठीक है। तो जैसे ही हमारा सेंटेंस खत्म हुआ, हमने एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा दिया। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको यह मेरा
फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा का सारा जो मैंने बताया सेंटेंस के बारे में, जो सेंटेंस की भूमिका मैंने बनाई, जो ग्रामर की मैं भूमिका बना रहा हूँ आपके लिए, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाके जो क्वेश्चन आपके मन में, आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी में बन रहा है, आप उसको पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, हम आपको बतलाएंगे कि क्या उस क्वेश्चन का आंसर है, क्या दिक्कत है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, और भी सब्जेक्ट्स के क्लासेस हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आपके प्यार की हमें ज़रूरत है। आप अपना प्यार और आपकी ब्लेसिंग हमारे लिए बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, तो फ्रेंड्स, जिससे हम आपके माध्यम से हमारे और दोस्तों तक, हमारे और भाइयों बहनों के साथ जुड़ सकें और उनको जानकारी प्रदान कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, जिनको ग्रामर से डर लगता है, बिल्कुल भी वो हिचकिचाते हैं, उनको ग्रामर देखने के बाद भी टेंशन होने लगती है, साला ग्रामर है तो कैसे करेंगे ना, तो परेशान होने की बात नहीं है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर करिए हमारे फ्रेंड्स के पास और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और एक बार और आपसे कहना चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आप सबको हमारे सक्सेस क्रिएशन जीबी इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपका हम आभार प्रकट करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद के साथ। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जल्दी हम लेकर आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। जय हिंद फ्रेंड्स।